एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 498A के बारे में और कैसे आप इस सेक्शन के आधार पर लगी एफआईआर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं। जानेंगे इन डिटेल इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते वीडियो की ओर। दोस्तों, छोटी मोटी कहासुनी तो किस घर में नहीं होती, लेकिन आजकल की पत्नियां 498A का बड़ा ही मिसयूज कर रही हैं। ये आए दिन देखने को मिलता है। 498A के तहत एफआईआर दर्ज करना अब बड़ा आम हो गया है। जहां छोटी मोटी लड़ाई हुई नहीं, कुछ कहासुनी हुई नहीं कि पत्नियां अपने मायके चली जाती हैं और वो अपने पति और पूरे परिवार के खिलाफ 498A का केस दर्ज करती हैं। ऐसे में उस पति और उसके घर वाले, जो कि कभी उन्होंने दहेज की मांग की भी ना हो, और ऐसे रिलेटिव्स जो वहां रहते भी नहीं, उनके सभी के नाम उस एफआईआर में लगवाए जाते हैं। फिर पुलिस आपको परेशान करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में हमारे पास क्या कोई रेमेडीज कानून ने दे रखी है? कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और क्या है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है महालक्ष्मी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप जजमेंट को डिटेल में पढ़ सके। इसमें होता यह है कि पति पत्नी के शादी के बाद कुछ दिनों बाद डिस्प्यूट होना शुरू हो जाते हैं और पत्नी अपने मायके चली जाती है। उसके बाद वो सेक्शन 498A, सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करती है। अब होता यह है कि जब अपनी एफआईआर दर्ज कराती है तो उस एफआईआर में अपने ननंद यानी पति की सिस्टर और पति के कजिन्स के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट को फाइल कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पुलिस की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या किसी कजन का इसमें कोई रोल है भी या नहीं, क्या कोई बंदा उसके साथ वहाँ रहता भी है या नहीं, क्या उन्होंने डाउरी की डिमांड की भी है या नहीं। लेकिन पुलिस ये सब इंक्वायरी तो करती ही नहीं और चार्जशीट फाइल कर देती है, जैसे कि इस केस में हुआ। जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है और मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट उस ननंद और कजिन को भी समन्स इशू कर देती है। इसके बाद वो जो भी कजिन्स थे और जो ननंद थी वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और वहां पे 482 की पिटीशन को फाइल कर देते हैं। दोस्तों, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के बारे में हमने पहले भी बहुत से अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। सेक्शन 482 हाई कोर्ट को एक इनहेरिटेंट पावर को प्रदान करती है, जिसे अप्लाई करके आप अपने ऊपर जो फाइल की हुई एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। इसी सेक्शन को अप्लाई करके ननंद और कजिन्स ने 482 की पिटीशन फाइल की और कहा कि ये जो एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज की गई है जो कि गलत है और उसे कैंसिल करना चाहिए और इस चार्जशीट को भी क्वैश कर देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट पिटिशनर्स की दलीलों से सहमत नहीं होती है, वह एग्री नहीं करती है और एफआईआर क्वैश नहीं की जाती। इस फैसले से एग्रीव्ड होकर सभी पिटिशनर अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। जब भी स्टेट हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हम कर सकते हैं, जिसमें एक एसएलपी फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसे आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फाइल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स का रेफरेंस देते हुए ये क्लियर कर दिया कि कोई भी एफआईआर में ऑम्निबस एलिगेशंस नहीं होने चाहिए, वहां पे स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए। सिर्फ एफआईआर में नाम लगाने से या फिर आपके सिर्फ कहने से वो जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर किसी ने आपको टॉर्चर किया है, हैरेसमेंट की है, आपकी डाउरी की डिमांड की है, तो स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर उनको होना चाहिए, प्रूफ करना होगा आपको। अगर ये सब प्रूफ नहीं होता है तो वो एफआईआर झूठी है और इस ग्राउंड पे एफआईआर को रद्द किया भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स को एनालाइज किया और ये देखा कि जो ननंद है वो इंडिया के बाहर रहती है। वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी, जहां पे ये दोनों पति पत्नी रहते थे। कुछ दिनों बाद वो वापस चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि उस एफआईआर में सिर्फ ये एलिगेशन लगाया गया था कि ये जो ननंद है वो उसने उन्हें भला बुरा कहा और उनके ऊपर कुछ सामान फेंक दिया। सिर्फ इतना ही कहना 498A के तहत उसके डेफिनेशन में ये नहीं आता है, तो ये एफआईआर को रद्द किया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। बाकी ये जो कजिन्स थे उनका नाम इसलिए लगाया गया था कि जब उस हस्बैंड और वाइफ की पंचायत जब बिठाई गई थी
तब वहां पे वो बैठे हुए थे। तो इन्हीं सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कंप्लेनेंट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को हैरास करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट को एनालाइज करते हुए ये कहा कि एक ऑब्निवस एलिगेशंस है, इसमें इन पिटिशनर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाता और ना ही उन्होंने उसे डाउरी के लिए कोई परेशान किया है और ये चार्जशीट को और एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्वैश किया जाता है। उनके खिलाफ अब कोई केस भी ट्रायल में नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का जजमेंट। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, झूठी एफआईआर फाइल की गई है और आपको लगता है कि ये चार्जशीट गलत है या एफआईआर गलत है, तो आप 482 की पिटीशन को फाइल करके अपनी झूठी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।